हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ललित विजय आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के जो वीडियो सॉल्यूशन है नीट 24 के वो लेकर आया हूँ। पहले हम बात करते हैं बच्चों कि जो इस बार का जो पेपर है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी था। ठीक है, हाँ, दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। बाकी उसमें भी एक क्वेश्चन तो केमिकल इक्विलिब्रियम का था और एक क्वेश्चन हम मान के चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का वीडियो सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो आपके थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल एंट्रोपी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर पे आप जाके देखें, थर्मोडायनामिक्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब मान के चलिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है, बस इतना सा चेंज है। ये जो डी है ना, Cl2 से Cl, इसमें उसने हाइड्रोजन लिख रखा है। खैर वो कोई बात नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। लिक्विड वेपराइज, लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, लिक्विड से वेपर बना, एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड, यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, यानी इंक्रीज किस में हुआ, ए में इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट सीधे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर आप डेल देख सकते हैं। डेल याद है, जिसका डेल पॉजिटिव होगा उसमें एंट्रोपी बढ़ती है, तो इसका डेल देखें तो डेल इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। डी दे रखा है Cl2 से 2Cl, इसमें भी डेल निकालो, इसका डेल प्रोडक्ट के गैसेस मोल्स में से रिएक्टेंट का गैसेस मोल माइनस करे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज किस किस में हो रहा है, ए में एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, उसके अलावा सी में इंक्रीज हो रहा है और डी में भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखें इसका आंसर आना चाहिए ए सी एंड डी। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। पेपर का है आपका 52 नंबर। देखो 52 में क्या है बेटा, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द एबो प्रिंसिपल इज नोन एज। ये बेटा आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दे रखा है और इसका आंसर बेटा जाएगा सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें दे रखा है डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस और उसको कहाँ से करते बेटा, डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस को वेपर स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा आपका 53 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से बेटा। देखो अगर ये आपकी क्या दे रखी है, एल्कीन, क्या दे रखी है बेटा, एल्कीन। और इस एल्कीन में ध्यान से देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, अगर इससे अपन को ये वाला स्टेप में आपको एल्डिहाइड बनाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस स्टेप में सबसे पहले बेटा अपन को करवाना पड़ेगा, एल्कोहल बनाना पड़ेगा। और एल्कोहल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को ध्यान से देखना, इस ऑप्शन को अपन देखना पड़ेगा कि अगर अपन को एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन को लेना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसके लिए आपको बेटा रिएजेंट दे रखा आपका BH3 और साथ में बेटा क्या दे रखेंगे, पहले स्टेप में BH3 होगा, दूसरे स्टेप में आपका दे रखा होगा H2O2 और एल्कलाइन मीडिया। इससे आपके बेटा क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल CH2 और OH। अब देखो अगर इस एल्कोहल को बेटा ऑक्सीडेशन करके क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो इसके लिए अपन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। और इससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी CH2 CHO। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा BH3 और ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके देखो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर हीलियम आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर n इलेक्ट्रॉन इन n = 2 फॉर बेरिलियम +3। हीलियम के लिए एनर्जी देकर बेरिलियम के लिए पूछ रहा है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z² इसका मतलब सोल्यूशन कर लेते हैं, E1/E2 = Z1² इंटू N2/N1²। E1 का वैल्यू रख दीजिए आप -x, E2 हमें कैलकुलेट करना है, Z1 मतलब हीलियम की बात कर रहा है तो हीलियम 2 और ये 4, 2/4 होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का मतलब है 4, N2/N1, N2 कितना दिया हुआ है 2 और N1 कितना है 1 है हमारे पास, तो यहाँ तो हम रख लेंगे 2, ये तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और नीचे N1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अब आप चेक कर लो, देखो 2 से 4 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर है तो 1/4 यहाँ आ गया, 2 का स्क्वायर 4 है तो ये 4/1 हो गया है, तो -x/E2 ये कैंसिल आउट हो गए। तो आप चेक कर सकते हो फाइनल आंसर E2 मतलब बेरिलियम के लिए जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, अगेन -x ही आ रही है, तो जो दी थी वही आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा सही है, -x जूल। क्लियर है बात, बड़ा इजी क्वेश्चन था, नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। मैच लिस्ट फर्स्ट फिफ्थ सेकंड, यानी कि फर्स्ट मैच को ओपन किसके साथ में करना बेटा, सेकंड के साथ में। और इसमें क्या पूछ रखा है आपके, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम, यानी कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड चेक करने, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड चेक करने तो ध्यान से देखो, मैं आपको येलो लाइन ले लेता हूँ ना, देखो ये पेन इसलिए दी जाएगी। अगर इसमें क्या करो बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में अपन को बॉन्ड चेक करना है। अब देखो पहले आपका कौन सा डायग्राम दे रखा है बेटा, इथेन। इथेन क्या होता है, CH3। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, और वो बेटा कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि अगर सिंगल एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि आपका फर्स्ट से कौन सा मिलान हो जाएगा, ए से मिलान हो जाएगा थर्ड। अब देखो अगला बेटा आपको कौन सा दे रखा है, इथीन। तो इथीन के लिए आपके कौन सा होगा, CH2 क्या डायग्राम होता है बेटा इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है, पहला हमेशा कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, दूसरा कौन सा बॉन्ड है, पाई। तो बताओ बेटा इथीन में क्या बना है, कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। तो आपका 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, यानी कि आपके बेटा बी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। आप मैचिंग देखते रहिए है ना। फिर बेटा आपका अगला दे रखा है C2 मॉलिक्यूल। अगर सपोज करो आपको C2 मॉलिक्यूल याद भी नहीं था तो भी अपन क्या करेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे। यानी कैसे मैच करेंगे, मैं वैसे तो इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, बट पहले अपन ऑप्शन मैच करते हैं, आंसर आता है या नहीं। देखो अब इथेन का बेटा डायग्राम दे रखा है। इथेन के केस में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। तो बताओ बेटा पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई, तीसरा भी ये वाला कौन सा होगा, पाई। यानी कि इस इथाइन में क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है। तो देखो ध्यान से कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये आपके ऑप्शन में दे रखा है इथाइन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, यानी कि आपका बेटा डी का क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब लास्ट ऑप्शन रहा बेटा C2 मॉलिक्यूल। सपोज करो आपको याद नहीं है, अगर याद है तब तो आप वैसे मैच कर सकते हो, और नहीं याद है तो भी क्या, अगर आपसे 3 ऑप्शन मिलान हो गए तो क्या आप स्वतः ऑप्शन डायरेक्ट मिलान कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और C2 का आपको MOT में सर ने सिखाया होगा, और इस MOT के C2 का डायग्राम अपन को N2 के मॉलिक्यूल के जैसा बनाते हैं ना, N2 मॉलिक्यूल का उसी से मिलता जुलता है। N2 में बेटा कितने होते थे, 14 इलेक्ट्रॉन होते थे, जबकि C2 है तो C2 में बेटा कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। और इसका आपको डायग्राम थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया है तो भी अपन का आंसर तो आ जाएगा। देखो आंसर क्या होगा बेटा, ए से क्या मिला है, थर्ड, यानी कि ए का थर्ड इसमें भी आ रहा है, ए का थर्ड इसमें भी आ रहा है। फिर आपका दे रखा है बेटा बी, अब बी में देखो क्या आ रहा है, फोर्थ। अब फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है आपका और सेकेंड ऑप्शन में भी दे रखा है। अब अगला देखो सी का अपन का मिलान किससे हो गया बेटा, सी का देखो 2 पाई बॉन्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन से, यानी कि सी का सेकंड किस में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है। और डी का क्या आ गया था बेटा अपन का 1, यानी डी का क्या आ गया था 1। अब बताओ ये वाला कौन से ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आ गया बेटा,
फर्स्ट वाला आ गया। तो अगर आपको C2 मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको डायग्राम बनाना है तो वैसे तो अपन के BTS में इसके क्वेश्चंस 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो कैसे होगा, सर ने आपको बताया गया होगा, ये आपका क्या होगा 1s, ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या डायग्राम बनेंगे, ध्यान से देखो। अब बताओ अपन को इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने बेटा, 12। तो ये तो कौन सा हो गया 1s, ये आपका क्या होगा बेटा सिग्मा 1s, ये आपका क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखो अगला कौन सा आ जाएगा भाई 2s। और 2s में देखो ध्यान से बेटा, 2s में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, तो नॉर्मल सी बात है कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे 2, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये कौन सा होगा बेटा 2s है, ये भी कौन सा है 2s है, तो ये कौन सा आ जाएगा सिग्मा 2s, और ये आपका कौन सा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब बताओ अगले वाले कौन से आ जाएंगे बेटा 2p वाले, और 2p वाले में देखो ध्यान से 2 तो एक साथ में आ जाएंगे और एक इसके ऊपर रह जाएगा। अब बताओ यहाँ से बेटा एक तो ये वाले बना रहे हैं अपन, जो थोड़ा सा समझ लेना सही से है ना, देखो जगह स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा स्मॉल बना रहा हूँ ना। तो बेटा ये वाले आपके कौन से आ जाएंगे 2 पाई ऑर्बिटल है, 2p पाई x और 2p पाई y आ जाएंगे। और ये बेटा आपका सिग्मा 2pz कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सिग्मा 2pz ऊपर आ जाएगा। तो बताओ पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब बताओ बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल अपन को फिल कितने करने 12। तो कितने आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अपन को 12 इलेक्ट्रॉन बेटा फिल करने थे। तो बताओ क्या ये सिग्मा 1s को कौन सा कैंसिल आउट कर लेगा, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s को कौन कैंसिल आउट कर लेगा, सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ तक तो बेटा कोई आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बॉन्ड कहाँ से फॉर्मेशन होगा, यहाँ से। कौन कौन से ऑर्बिटल है बेटा, पाई 2px, पाई 2py, ये वाले ऑर्बिटल से आपके बेटा कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड। यानी कि एक तो ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है और एक ये वाला, तो C2 मॉलिक्यूल से कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आपका MOT का डायग्राम सिमिलर मिलता जुलता किससे बेटा, N2 मॉलिक्यूल से। तो अपन जैसे ही 12th इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन में तो बेटा बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन फिल करे वो बेटा कौन से ऑर्बिटल में जा रहे, पाई ऑर्बिटल में। और अगर पाई ऑर्बिटल तो उससे अपन का कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर अ रिएक्शन 2A gives B plus C, Kc आपको दे रखा है 4 × 10⁻³ गिवन टाइम पर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर दे रखा है A, B और C बराबर हैं और वो 2 × 10⁻³ के बराबर है। और हमें ये पता लगाना है कि रिएक्शन में ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इक्विलिब्रियम पर रहता है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो ये हमें पता चलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन QC और KC के रिलेशन से। तो यहाँ पर हम निकालते हैं QC which is equals to concentration of B, concentration of C upon concentration of A square, right? सभी की वैल्यू सेम है, कंसंट्रेशन हमें सेम दे रखी है, तो वैल्यूज पुट करने पर कट हो जाएंगी तो 1 आ जाएगा। तो QC इज इक्वल्स टू 1 आया और KC इज इक्वल्स टू हमारे पास है 4 × 10⁻³ तो यहाँ से हमें पता चलता है कि QC बड़ा है KC से, और जब QC बड़ा होता है KC से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब हम ऑप्शंस को देखें तो रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि हमें पता है QC KC से जब बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हुआ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। द E0 वैल्यू फॉर द Mn3+2 Mn+2 couple is more positive than that of chromium 3+2 chromium 2+ और Fe3+2 Fe+2 due to the change of।
यहां पर ये पूछा जा रहा है बेटा कि मैग्नीज +3 जब कन्वर्ट होता है मैग्नीज 2+ में, तो इस मैग्नीज का जो E0 है, मतलब SRP वैल्यू बेटा E0 मैग्नीज 3+2 मैग्नीज 2+, ये पॉजिटिव में है और ये आयरन और क्रोमियम से भी ज्यादा पॉजिटिव में है। तो उसके पीछे रीजन है बेटा, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बोलो बेटा। अच्छा, मैग्नीज 2 का बोल दो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s0। मैग्नीज 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d4 4s0। तो 3d4 कन्वर्ट होगा बेटा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब मैग्नीज 2+ हाईली स्टेबल आयन है। तो इसका मतलब E0 Mn3+2 Mn+2 की SRP वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होगी, किससे बेटा, क्रोमियम और आयरन से। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा बेटा, इसके पीछे क्या कारण है ज्यादा पॉजिटिव होने के पीछे बेटा, कि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन D4 से D5 में चेंज हो रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। क्या आंसर होगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 58. Given below are two statements. Statement first, the boiling point of hydride of group 16 elements follow the order. ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड हैं, ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास H2O का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होना चाहिए, बट लोएस्ट नहीं है, हाईएस्ट है। क्यों है, ड्यू टू एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। तो बेटा ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। समझें आप जरा, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप 6th A या फिर IUPAC के हिसाब से 16th ग्रुप की, तो 16th ग्रुप में हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं, हाइड्राइड आते हैं H2O, H2S, H2SE और H2T, ये हाइड्राइड। अब जब आप ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो वांडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और ऐसे में इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। बट इस हिसाब से तो H2O मिनिमम होना चाहिए था, बट वो मिनिमम है नहीं। H2O मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, ऑर्डर आता है H2S, H2SE, H2T और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का। अब H2O इतना आगे क्यों आता है, उसका सिंपल सा रीजन है, H2O में H बॉन्डिंग है, इस ग्रुप के बाकी के हाइड्राइड में H बॉन्डिंग नहीं है। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट सेकंड गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन मैच कर रहा है। चलिए, ए लिखा हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस, सभी बच्चे जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब आइसोथर्मल और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देख लीजिए, फर्स्ट में लिखा नो हीट चेंज, ये नहीं होगा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। ये लीजिए, ए में तो हमने सेकंड से मैच कर दिया है। नेक्स्ट बी लिखा हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करें, थर्ड में कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया। पता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप 1 और 2 को मैच करते हो ना, उससे ही आपको आंसर का एक आइडिया लग जाता है। तो अगर देखें तो देखिए, ए की मैचिंग किससे हो रही है, सेकंड से हो रही है, बी की मैचिंग थर्ड से हो रही है। तो 4 ऑप्शन देखें, ए की मैचिंग किससे कर रहा है, सेकंड से, और बी किससे कर रहा है, थर्ड। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए में फर्स्ट है, यानी फर्स्ट नहीं हो सकता, देखो इधर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकंड से है ना, तो सेकंड का मतलब कौन कौन सा आ रहा, आपके पास सेकंड ऑप्शन ही आ गया ना, ये लीजिए आंसर आ गया ना सेकंड। पूरा चेक करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्लास में यही तो सिखाते हैं ना कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको आंसर पता लग जाता है। आप देख सकते हैं ए और बी को देखने से हमको आंसर का आइडिया लग जाता है, ठीक है जी। 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is, मतलब एक्सिस रिएजेंट का मास पूछ रहा है हमें सीधे सीधे।
तो रिएक्शन आपको अगर आती है तो आप लिख सकते हैं, इजी रिएक्शन थी बहुत, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, H2O देख लीजिए आप। चलिए भाई, तो यहाँ पर स्टोकियोमेट्री हमें दिख रही है और हमें HCl के मोल्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो मोल्स फटाफट से देख लेते हैं। HCl के मोल्स, N ऑफ HCl मतलब HCl के मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.75 मतलब 3/4 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25 ml, 25 ml मतलब 25/1000, ठीक है क्या। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कैंसिल आउट करोगे जब आप इसको, तो ये 40 टाइम्स, ये 4 × 40 160 हो गया है, तो ये 3/160 ये आपके मोल्स आ गए। यहाँ पर क्या आ गए, मोल्स आ गए हमारे पास, 3/160 मोल्स हमारे पास आ गए। चलो भाई, तो इसके एक मोल से इसका कंजप्शन भी कितना है, एक मोल मतलब 3/160 मोल से कितना होगा कंजप्शन, 3/160। तो एक्सिस रिएजेंट जो हमारा NaOH है उसके कितने मोल अनरिएक्टेड रह गए, तो मोल्स अनरिएक्टेड ऑफ NaOH, ये चेक कर लेते हैं। NaOH का मास हमें गिवन है भाई, देखो NaOH का मास सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा 1 ग्राम दिया हुआ है, तो इसके मोल्स चेक करो आप, मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे 1/40, मोल्स कितने हो जाएंगे 1/40, इसमें से कितना माइनस कर दिया हमने, उसमें से हमने माइनस कर दिया, देखो 1 से 1 रिएक्ट कर रहा है तो 3/160 से 3/160 ही रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, डन। चलिए फटाफट से देखते हैं, तो 1/40 में से 3/160, 1 से 1 तो 3/160 से 3/160 तो रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना मोल बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेंगे फटाफट से, इजी कैलकुलेशन है। ये 160, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अल्टीमेटली ये 1/160 मोल्स हमारे पास आ गए। ये मोल्स आ रहे हैं हमें क्वेश्चन में, देखो बेटा नीचे मिलीग्राम है तो आपको पहले वेट निकालना पड़ेगा तो आप इसका वेट निकालोगे तो NaOH का वेट के लिए इसको 40 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका वेट आ गया। तो देखो वेट कितना आ गया, यहाँ से चेक कर लिया हमने, तो कितना आ गया 1/4 ग्राम, वेट कितना आ गया 1/4 ग्राम आ गया। अब हमें मिलीग्राम में कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 4th ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है बात, इजी क्वेश्चन था बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती है ना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे, डन। Let's move on to question number 61 जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है एंड इट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट 1 में कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मेंशन्ड है और मैच करने का क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के। इनफैक्ट मैच द फॉलोइंग एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आप 1 या 2 मैच भी करते हो ना तो भी आपका आंसर निकल जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस और आइसोमेरिज्म दी गई है वो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, चाहे आप लिस्ट 1 के ए से स्टार्ट कर लो या आप लिस्ट 2 के ए से फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात करते हो यानी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की अपन जब बात करते हो तो वो कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स में क्या हो, वाटर एज ए लिगेंड प्रेजेंट हो और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अपन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की कंडीशन पढ़ते हैं कि इसमें वाटर एज ए लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए एंड द कॉम्प्लेक्स शुड बी कैटायनिक। तो अगर आप लिस्ट 1 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये जो डी कॉम्प्लेक्स है, ये डी कॉम्प्लेक्स क्या है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म से मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको वाटर दिख रहा है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो डी का जो मैच रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट से मैच रहेगा। फिर आप सेकंड लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर लो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है, जब लिगेंड एम्बीडेंटेट होता है। मतलब एक ऐसा लिगेंड जो कंसिडर तो मोनोडेंटेट होता है बट उसमें 2 अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं। तो यहां पर अगर आप बाकी मतलब सारे ऑप्शंस को देखो, कॉम्प्लेक्सेस जो गिवन है उनको देखो तो यू विल फाइंड NO2 इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। उसमें नाइट्रोजन भी एक डोनर एटम होता है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम होता है, 1 एट अ टाइम वहां पर यूज हो रहा होता है। तो इट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो करेगा, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। थर्ड देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन के फॉर्म में है
और कॉम्प्लेक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो टाइप ऑफ एनाइन है वो डिफरेंट है, उन्हीं को ही हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आप इन सबको देखोगे तो यहाँ पर बी और सी जो बचे हुए दो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें से बी जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज अ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पर +1 का चार्ज रहेगा और इसके अंदर भी एक एनाइन प्रेजेंट है SO4 ये एक एनाइन है और Br- एक एनाइन है। तो जब आप इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाओगे तो आप Br को अंदर ले जाओगे और SO4 को बाहर ले जाओगे, इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा। तो ये वाला जो मैच रहेगा ये किससे रहेगा, थर्ड आयनाइजेशन आइसोमर से मैच रहेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, जब आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है अपने पास। आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है केटाइन, जो केटाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है और जो एनाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, विच इज इन ऑप्शन सी। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस की वजह से जो सी ऑप्शन में आइसोमेरिज्म रहेगा आयनिक कॉम्प्लेक्स की वजह से वो रहेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको अगर बेसिक आइसोमेरिज्म भी आता था तो भी आप ये कर सकते थे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ए का मैच हो जाएगा 2 से, ए का मैच हो जाएगा 2 से, यानी आंसर सेकंड या थर्ड में से कोई होगा। बी का मैच हो जाएगा 3 से, तो बी का मैच हो जाएगा 3 से, सी का मैच हो जाएगा 4 से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से और डी का मैच हो जाएगा 1 से। मैंने पूरा लॉजिक आपको इसमें बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा एलिमेंट है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। आप गौर से देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप सबको याद है। वंस अगेन ये 16th ग्रुप दे रखा है। अब जब ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, होगा ये कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होता है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। उनकी जनरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ऐसे में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और आप बोल सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर जो स्टेबिलिटी आएगी किसकी, -2 की, या स्टेबिलिटी गलत वर्ड होगा, उसकी जगह हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू शो -2। ये टेंडेंसी अप टू डाउन जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर जहां पर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी मिनिमम होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। The question is the compound that will undergo SN1 reaction with the fastest rate is, ठीक है। SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो SN1 रिएक्शन है इसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें रेट की, ठीक है, SN1 के लिए रेट फॉर SN1 रिएक्शन, तो इसके अंदर अगर हम रेट की बात करेंगे तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन बात करें तो पहले ऑप्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ब्रोमीन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इसके साथ क्या है, रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर हम यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे भी सही, ठीक है, तो यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड के अंदर, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ऑप्शन सेकंड के अंदर हम बात करें, अगर यहाँ से Br को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा ये बनेगा, ठीक है। तो इस कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी को चेक करें तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू, पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज।
और साथ में यहाँ पर ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी ये स्टेबल है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। साथ में यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ ऑप्शन थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम Br को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये इस कार्बोकेट, ठीक है, इस वाले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऑप्शन फोर्थ के अंदर जब यहाँ से अगर हम Br को हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होगा, 2 डिग्री, ठीक है, यानी ऑप्शन फोर्थ से क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो चारों ऑप्शन से हमने क्या करा है, देखो यहाँ 4 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा है, ये पहले ऑप्शन से, ये सेकंड से, ठीक है, ये थर्ड से और ये फोर्थ से। तो यहाँ अगर हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस वाले की, ठीक है, इससे बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम रेट की बात करें, रेट फॉर SN1, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट रेट से SN1 कौन देगा, यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, ये मोस्ट स्टेबल, ये रेजोनेंस से भी स्टेबल है, साथ में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे कम होगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड अगर हम ओवरऑल ऑर्डर लिखे, ठीक है, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा यहाँ पर, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होगा, लिस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ साथ में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहे हैं रेजोनेंस की वजह से। तो इसकी रेट क्या होगी, सबसे कम होगी SN1 के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट, ठीक है, यानी यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से जो एल्कोहल आपको गिवन है, ठीक है, इनमें कौन सा इमीडिएटली लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, ठीक है, इसके मिक्सचर को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। ये जो लुकास रिएजेंट है, ठीक है, ये यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल, यानी डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अगर हमें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लुकास रिएजेंट, जो होता है कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, जो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो जो लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो एल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, अगर यहाँ से हम इससे हटाएंगे तो बनने वाला जो कार्बोकेटाइन वो कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ से जब हम OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कैसा बनेगा, 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर जो ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल से, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होगी, जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो SN1 की रेट किसके लिए ज़्यादा होगी, इसके साथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जब इसके साथ, ठीक है, बाद में यहाँ से SN1 होगा और Cl जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, हेलाइट, और ये टर्बिडिटी बनाएगा, ठीक है, इंस्टेंट हाथों हाथ क्या बनाएगा, टर्बिडिटी 3 डिग्री एल्कोहल के साथ, ठीक है। इमीडिएटली क्या बनती है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल के साथ, ठीक है, जो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर, ठीक है, 2 से 3
मिनट लगेंगे, ठीक है। जबकि 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पर रिएक्शन के दौरान 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के साथ ये टर्बिडिटी का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर 30 मिनट 30 मिनट बाद क्या देगा, ये टर्बिडिटी देगा, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा एल्कोहल इंस्टेंटेनियसली लुकास रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या दिया, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल रूम टेम्परेचर पे इसके साथ, ठीक है, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये OH, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, तो ये है 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसके साथ जल्दी से लुकास रीजेंट के साथ, ठीक है, टर्बिडिटी कौन प्रोड्यूस करता है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें क्या गिवन है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और फेराडे का क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से मैच कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं। फर्स्ट सेकंड को मैच करना है। ये हमको दे रखा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल H2O को O2 में चेंज किया। देखो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, H2O है, ये H2O आपने इसको किस में चेंज किया, O2 में चेंज किया। आप इसको बैलेंस करके देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा, उससे फेराडे पता लग जाएगा। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, इसको हमने लिख दिया 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो इसको देख के क्या पता लग रहा है, 2 मोल वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए हमको चाहिए 4 फेराडे। तो फिर क्वेश्चन में देखा 1 मोल, तो 1 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए हमको, 2 फेराडे। और बच्चों आपको बता देता हूं, ये क्लास में ना ये जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में करवा रखा है और ऐसा कैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हमने देखा एक की मैचिंग किससे हो रही है, 2 फेराडे से, यानी एक की मैचिंग किससे हो रही है, 2 फेराडे से। ये लीजिए, हम देखना 2 को मैच करके उसके बाद ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट, हम सारे चेक ही नहीं करेंगे ना। बी की बात, ये तो हमने ए को चेक कर लिया है, चलो जी हम बी को चेक कर दें। बी देखिए MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है, ये आपका Mn+2 में चेंज हो गया। ये तो आपको आता भी होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कहां चला गया, ये +2 में चला गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन में कितना आ गया, 5। इसका मतलब इसमें लगेगा 5 फेराडे। इसका मतलब आप देख सकते हैं बी में है 5 फेराडे। क्या इन दोनों को चेक करने से आंसर पता लग रहा है क्या, देख लेते हैं जी। ए में कौन सा आ रहा है, सेकंड। ए में सेकंड किस में दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड में दे रखा है। अब बी चेक करते हैं, बी में कौन सा है हमारा, फोर्थ। बी में फोर्थ कौन सा, अरे सर ये तो आप वैसे ही पता लग गया। इसका आंसर देंगे थर्ड आंसर आ जाएगा इसके लिए। ओके डन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बहुत इजीली दिख रहा है हमें आंसर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको डिस्कस जरूर करेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स पूछ रहा है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो यहाँ से देखो मोल्स कितने हो गए, मोल्स हो गए 4/4, 4/4, एटॉमिक मास 4 ही होता है, तो 1 मोल आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे, इसको 1 × Na, ये हमारे पास एटम्स आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, एटम्स आ गए। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने एटम्स आ गए, अल्टीमेटली हमारे पास आ गए Na एटम्स। कितने एटम्स आ गए बेटा, Na एटम्स। सेकंड वाले को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है 2.271098, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर 22.4 का डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। एटम के लिए क्या करोगे, एटम के लिए हीलियम के लिए क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू Na। इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे ठीक है क्या, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पर। दिस इज ओवरऑल 0.6083 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर 23। और ये कितना था, ये था 6 इंटू 10 पावर 23। डन। अगला देखो 4 मोल हीलियम, 4 मोल हीलियम, तो थर्ड ऑप्शन देख लो। 4 मोल के लिए एटम्स निकाल लो भाई। एटम्स कैसे निकालोगे, मोल इंटू Na, तो ये 4 इंटू Na मतलब 6 इंटू 10 पावर 23 मतलब 24 इंटू 10 पावर 23। अरे ठीक है क्या भाई। लास्ट वाला देखोगे तो 4U, मतलब MU, यूनिफाइड मास है ये। एक एटम के लिए जो वैल्यू हम यूज करते हैं दैट वाज यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम के एक एटम का मास, यहाँ से तो ये कितना एटम का मास आ गया,
एक एटम का मास है, तो एक एटम है, तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हाईएस्ट आ रहे हैं 24 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। वैसे तो डायरेक्ट भी दिख रहा था, बट आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। डन, बढ़ते हैं आगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपको 5 आयंस गिवन है, पांचों आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 वोर मैग्नेट्रॉन। n का मतलब क्या होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके फाइंड आउट करते हैं बेटा। टाइटेनियम 3+, बोलो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1, तो +3 चार्ज आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 4s0 3d0। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। क्रोमियम 2+, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, तो क्रोमियम +2 का क्या होगा बेटा, 4s0 3d4, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। सी है बेटा Mn+2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। डी ऑप्शन है बेटा Fe2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6, 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4। और अपने पास ई ऑप्शन है बेटा स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 4s2 3d1, तो स्कैंडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0 3d0। यहां पर बच्चों इसमें ध्यान रखना, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d2, तो +3 चार्ज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d1, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है बच्चों, बेटा ध्यान रखना इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अब समझना क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट किन दो आयंस का सेम है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम। तो किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, क्रोमियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। Fe+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा बेटा, क्रोमियम +2 और Fe2+, क्रोमियम +2 और Fe2+, यानी बी और डी ऑप्शन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कहाँ होगी। ये कौन सा आइसोमर है, मेटा आइसोमर है। ये कौन सा आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर है। और ये कौन सा आइसोमर है, ये पैरा आइसोमर है। हम सब ने पढ़ा है कि मेटा और पैरा आइसोमर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो नहीं करते। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कौन शो करता है, ऑर्थो आइसोमर। मेटा पैरा क्यों शो नहीं करते, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ पॉसिबल नहीं है। हाँ, HF में अगर आप बात करें तो 2 HF के बीच में H बॉन्डिंग है, वो इंटरमॉलिक्यूलर है। तो ऑप्शन फर्स्ट में इंटर है, सेकंड में इंटर है, थर्ड में इंट्रा है और फोर्थ में इंटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, ठीक है, यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोसेल सोल्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड है एक्वस सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन थर्ड है एक्वस कॉपर सल्फेट। ऑप्शन फोर्थ है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये यूज किया जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो 2 टाइप का होता है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो था एक्वस कॉपर सल्फेट, इसे हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन ए। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर +2 की वजह से। जबकि बात करें यहाँ पर, ठीक है, सोडियम, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये होता है
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए किसे बोलेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट को, ठीक है, क्या बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन बी किसे बोला जाता है, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, इसे तो बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन ए किसे बोलेंगे हम यहाँ पर, जो एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओके, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, मैच द कॉलम। चलिए फटाफट से देखेंगे। एन क्या बताता है, एन बताता है हमें साइज के बारे में। किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, याद करो आप, साइज के बारे में हमें ये बताता है। तो देखो सभी के लिए ऑर्बिटल, देखो एक कॉमन वर्ड इन्होंने यूज किया ऑर्बिटल, शेल सबशेल वर्ड यूज नहीं किया, सबके लिए क्या यूज कर लिया है ऑर्बिटल। 3 में तो ऑर्बिटल 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 और यहाँ स्पिन लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं कौन से क्वांटम नंबर का क्या काम है। तो n तो हमें बताता है साइज के बारे में, तो n बताता है साइज के बारे में, मतलब d में तो जाने वाला है 2, d में जाने वाला है 2। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा d में 2 कहीं डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, अरे ऑप्शन तो देखो भाई एक बार, एक ही ऑप्शन में d में 2 है, तो आपने आंसर तो वैसे ही मिल गया, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन बाकी भी क्वेश्चन चेक कर लेंगे। l हमें क्या बता रहा है, l को भी देख लो, l को फटाफट से देखेंगे तो ये रहा शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब c में हमारा क्या जाने वाला है, 1 जाने वाला है। सी में हमारा क्या जाने वाला है, 1 जाने वाला है। एमएस स्पिन के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, स्पिन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी हमारे पास आ गया है क्या, फोर्थ, बी हमारे पास आ गया है फोर्थ। और ऑब्वियस ही बात है फिर इसके लिए क्या बचा, ए के लिए कौन सा बचा, ए में हमारे पास आ गया है थर्ड। तो ए में हमारे पास कौन सा आ गया है, थर्ड आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में 1, डी में 2। क्लियर है बात, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, नोट्स में से आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी में ही लिखे हुए ये बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। और क्वेश्चन नंबर 71 इज वेरी वेरी इजी एंड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, जहां पर बात की गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो एलिमेंट्स गिवन है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड की, पूरा सेकंड पीरियड भी नहीं पूछा गया है। अब जब अपन सेकंड पीरियड में चलते हैं तो लिख लेते हैं एक बार सेकंड पीरियड को। तो लिथियम से शुरुआत होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये आ गया अपना पूरा सेकंड पीरियड। अब नॉर्मल ट्रेंड की अगर बात करें तो जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है, साइज छोटा हो रहा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, दोनों कारण से ही आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती चली जाती है। दिस इज अ जनरल ट्रेंड। लेकिन आईई जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, और आपको जब पढ़ाया जाता है तब यही बोला जाता है कि अगर आईई का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहले फैक्टर लगाना, 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर आप इनमें देखो तो यहां पर इफेक्ट लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, और बेरिलियम आगे आ जाएगा, बोरॉन कहाँ चला जाएगा पीछे, और इन दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन आगे आ जाएगा, ऑक्सीजन पीछे चला जाएगा। बस बाकी सब में ट्रेंड जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स गिवन है उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक आपको दिया हुआ है। तो सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, बोरॉन और बेरिलियम में चेंज आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो सबसे ज्यादा आईई किसकी होगी, नाइट्रोजन की, उसके बाद कौन आएगा, कार्बन, फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण ये उल्टा कर दो तो बेरिलियम आ जाएगा, फिर बोरॉन आ जाएगा, लिथियम सबसे पीछे आएगा। तो जो ऑप्शंस गिवन है अगर अपन से मैच करो तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, बेरिलियम आगे आएगा बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, बोरॉन पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप 2s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ पर आप 2p में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लिथियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। देखें क्वेश्चन क्या पूछता है, विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद द अरेनियस इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन क्या है, एक अरेनियस इक्वेशन का फॉर्म है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो ये बनेगा ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस EA बाय R इंटू 1/t,
विच सीम्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन्स इक्वेशन। y इक्वल टू ये होगा हमारा c, ये बन गया हमारा mx, यानी कि y एक्सिस पे आएगा ln k, x एक्सिस पे आएगा 1/t, और इसके साथ जो वैल्यू होगी वो होगी स्लोप विच इज माइनस a/r। सिंस नेगेटिव स्लोप है तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग स्लोप का होगा, स्ट्रेट लाइन पैटर्न में होगा, और किस किस के बीच में होगा, ln k वर्सेस 1/t। सो ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t। इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग नॉट करेक्ट, इंक्रीजिंग नॉट करेक्ट, डिक्रीजिंग करेक्ट, और स्लोप का वैल्यू भी होगा माइनस a/r। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर अरेंज करना है बेटा। मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड। तो अरेंज कर लो इनको बेटा। कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सिलिकॉन। सिलिकॉन किसके नीचे है बेटा, कार्बन के नीचे आता है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज, तो ये ऑर्डर होगा। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते रहो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है बेटा, सबसे कम किसकी है, सिलिकॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसलिए कौन सा आंसर होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात की जाए तो इसमें मैच द कॉलम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको ABCD एक कॉलम में दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में 1 2 3 4। मैच की अगर हम बात करें तो देखो, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर एल्कीन कंपाउंड दिया हुआ है और उससे फॉर्मेशन हुआ है कार्बोनाइल कंपाउंड का। एल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की हम बात करते हैं, और ओजोनोलाइसिस में अगर आप देखेंगे तो कॉलम में फोर्थ में आपको दिया हुआ है यहाँ पर रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर, जिसमें हम बात करते हैं एल्कीन का। अगर आप ओजोनोलाइसिस करते हैं, जिंक की प्रेजेंस अगर आपको दी हुई है तो इसका शॉर्टकट आपको हमेशा क्लास में बताया जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड आपको मिलने वाला है इसमें। इसका मतलब ए के साथ में अगर बात की जाए तो हमें यहां पर मैच मिलेगा 4 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेंजीन से अगर आप देखेंगे यहां पर बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन है। बेंजोफिनोन का अगर फॉर्मेशन है तो यहां पर हम बात कर सकते हैं बेंजोइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, और अगर बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब ये रिएक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन आप करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे कि हम बात करते हैं AlCl3 यहां पर क्या करेगा, कार्पेटाइन प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और ये कार्पेटाइन रिंग पर ESR के थ्रू H को रिप्लेस करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा बेंजोफिनॉन। तो B के लिए मैच होगा इसमें फर्स्ट। थर्ड अगर हम बात करें C, तो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल आपको दिया हुआ है जिसे कन्वर्ट करना है कीटोन में। अल्कोहल को अगर आपको कीटोन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमीन कीटोन। इसका मतलब इसके लिए मैच हमें मिल जाएगा यहां पर सेकेंड। और अगर डी की बात की जाए तो यहां पर आपको इथाइल बेंजीन दिया हुआ है। इथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड सॉल्ट में। पोटेशियम बेंजोएट आपको दिया हुआ है। अब आप देखो इसमें बेंजोइक एसिड सॉल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हमें करना है, और मीडियम क्या होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम इसमें होना चाहिए। आप देखो इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जैसे कि हम बात करते हैं कंपाउंड में अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, और क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन दी हुई है तो एसिड नहीं सॉल्ट आपको मिलेगा, इसलिए सॉल्ट आपको यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब डी का मैच होगा इसमें 3। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ए के लिए 4, बी के लिए 1। ए के लिए 4 की अगर हम बात करें इसका मतलब ये ऑप्शन कट होता है, ये ऑप्शन कट होता है। ए के लिए 4 दोनों में दिया हुआ है। बी के लिए आपको मिला है यहाँ पर 1, वो भी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सी के लिए अगर बात की जाए तो इट इज सेकंड, मतलब ये ऑप्शन कट होता है, और डी के लिए हो जाएगा थर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपको दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। बच्चे इस बार आप देखो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें
तो एआर बेस्ड क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 में आपको दिया हुआ है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वेल नॉन पॉइंट है, जैसा कि आपको बताया जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि हम बात करते हैं, देखो एल्काइलेशन के लिए अगर बात की जाए तो एल्काइलेशन के लिए आप सोर्स क्या काम में लेते हैं। एल्काइलेशन की अगर हम बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड का अगर आपको एल्काइलेशन करना है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए में इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होता है R+, और R+ सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप या तो काम में लेते हैं एल्काइल हैलाइड विद AlX3, राइट, ठीक है, या फिर आप काम में लेते हैं एल्कोहल विद प्रोटिक एसिड, या फिर आप काम में लेते हैं एल्कीन विद प्रोटिक एसिड, या फिर आप काम में लेते हैं इसमें एल्कीन विद लुईस एसिड। इसका मतलब अगर हम बात करें तो आप देखो एल्काइलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है R+, इसके फॉर्मेशन के लिए जो सोर्स आप काम में लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, वो इनमें से कोई सोर्स काम में लेते हैं। और एक बात आप देखो, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो एसिड की प्रेजेंस है, मतलब एसिड की हेल्प से आप कार्बोकेटायन R+ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर रिंग पर अटैक करके इसको रिप्लेस करता है, जिसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, एल्काइलेशन कहते हैं। अब आप देखो, अगर रिएक्शन में एसिड की प्रेजेंस आप ले रहे हैं और अगर इनिशियल कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है, इनिशियल कंपाउंड अगर आपको एनिलीन दिया हुआ है, तो फिर तो जरा आप सोचिए, अगर रिएक्शन में एसिड प्रेजेंस है, मे बी AlX3 और H+, क्योंकि इसका ये आप एज अ सोर्स काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर तो आप देखो एसिड अगर प्रेजेंट है तो जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं एसिड बेस्ड रिएक्शन प्रेफर होती है, और एसिड बेस्ड रिएक्शन अगर प्रेफर होगी तो फिर एसिड बेस की वजह से यहां पर क्या होगा, देखो इस केस में अगर हम बात करें तो जो NH2 ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप रिलीजिंग ना होकर के कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। अगर प्रोटिक एसिड आपने लिया है तो एनिलीन का प्रोटोनेशन एसिड बेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, एनिलीनियम आयन में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में एनिलीन में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 प्रेजेंट है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाती है, और इसीलिए बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका रीजन आप दे सकते हैं इट इज ड्यू टू एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड आपको दिया हुआ है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें इनिशियल कंपाउंड आप लेते हैं थैलिमाइड, राइट, और थैलिमाइड की रिएक्शन आप करवाते हैं पहले KOH के साथ में, फिर इसमें हम रिएक्शन लेते हैं हैलाइड के साथ में, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये आपके पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है। इट इज रिएक्शन ऑफ थैलिमाइड विद KOH फॉलोड बाय रिएक्शन विद RX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन दैट इज RNH2। और जैसे कि आपको बताया जाता है कि इसमें प्राइमरी अमाइन आप बना सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन नहीं, और प्राइमरी में भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, क्योंकि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए जो हैलाइड रिक्वायर्ड होगा वो RX रिक्वायर्ड होगा। अब अगर आपको स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एनिलीन, तो आप सोचिए अगर आपको यहां पर एनिलीन का फॉर्मेशन करना है, अगर आपको एनिलीन का फॉर्मेशन करना है तो नो डाउट एनिलीन 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन इस 1 डिग्री अमाइन के लिए, इस अराइल अमाइन के लिए, एनिलीन फॉर्मेशन के लिए यहां पर आपको RX की जगह क्या यूज करना होगा, आपको यहां पर यूज करना होगा अराइल हैलाइड। और जैसे कि हम बात करते हैं अराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर अगर आपने अराइल हैलाइड लिया तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए फिर हम बात करते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस फेल्स टू प्रिपेयर एनिलीन। और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसा आपको क्लास में बताया जाता है कि एनसीईआरटी में आपको ये बिल्कुल दिया हुआ है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एनिलीन। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। और दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, ये आंसर नहीं होगा। 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, ये आंसर नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp और Kc कब इक्वल नहीं होते? Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल Ng। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स डेल Ng जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब डेल Ng जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तब Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ 2 मोल्स हैं,
प्रोडक्ट की तरफ भी 2 मोल्स हैं, दैट मीन्स इसमें डेल एन जी 0 रहेगा। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, डेल एन जी 0। थर्ड ऑप्शन में प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट की तरफ 1 ही मोल है, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, डेल एन जी 2 - 1 विच इज़ +1। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो ये कंडीशन जो है वो थर्ड ऑप्शन के लिए फॉलो हो रही है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक पॉसिबल आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। H2 एंड I2 गिव्स 2HI। तो हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ भी 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 मोल्स हैं, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर भी डेल एन जी क्या होगा, 0। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम आंसर टिक करेंगे थर्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और यहां पर आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। बहुत इजी क्वेश्चन है, डैम इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड आपको दिया हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट कार्बोकेटायन पे अगर बात की जाए तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सेकंड में अगर आप देखेंगे 3 + 2 + 2, यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें है यहां पर 7। थर्ड में अगर हम बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का जो काउंट है वो आपके पास है टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर फोर्थ की हम बात करें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का जो काउंट है दैट इज 5 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब अगर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसा कि आपको बताया जाता है विद द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो आपको यहां पर मिल रहे हैं वो सेकंड ऑप्शन में मिल रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो अकॉर्डिंगली second is most stable carbocation among these 4 carbocations. So the correct answer is option 2. Next question की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 में आपको दिया हुआ है द reagents with glucose does not react to give corresponding test और प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो भी reagents आपको यहां पर दिए हुए ABCDE में, इनमें से कौन कौन से reagent ग्लूकोज के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं या रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है ग्लूकोज की रिएक्शंस में हमारे पास 2 तरह की रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें टॉलरेंस रिएजेंट की तो टॉलरेंस रिएजेंट की अगर बात की जाए तो यस, ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। ये एल्डोहेक्सोज है और ये इसलिए दे पाता है क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट में कंडीशन एल्कलाइन होती है और एल्कलाइन कंडीशन होने की वजह से ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज होता है और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। और इसी बेसिस पर आपको बताया जाता है कि यस, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो ये देगा, ठीक है, ये टेस्ट यहां पर पॉजिटिव रहता है। शिफ्ट रिएजेंट की अगर बात की जाए तो आप याद करें शिफ्ट रिएजेंट में एल्कलाइन कंडीशन नहीं होती है और इसीलिए हम बात करते हैं कि ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। तो अगर हम बात करें कि डज नॉट रिएक्ट तो एक तो हो जाएगा इसमें बी, ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, वो टेस्ट नहीं देता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में यस इट रिएक्ट्स। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन आप याद करें एल्कलाइन मीडियम में हम लेते हैं और एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से फिर से रिंग की ओपनिंग होती है और ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होता है। तो यहां भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में भी ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है। सोडियम बायसल्फाइड की अगर बात की जाए तो फिर से अगर बात करें, आप याद करें, आपको लिखवाया जाता है स्टेटमेंट की साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ग्लूकोज सोडियम बायसल्फाइड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। सो डज नॉट रिएक्ट की अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा डज नॉट रिएक्ट, इस केस में भी आ जाएगा डज नॉट रिएक्ट। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में इट रिएक्ट्स, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में इट रिएक्ट्स और अगर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में अगर बात की जाए तो यस इट रिएक्ट्स। हमें बताना है डज नॉट रिएक्ट तो किस किस के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है, शिफ्ट रिएजेंट एंड सोडियम बायसल्फाइड, मतलब बी एंड ई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और बी और ई की अगर बात की जाए तो ऑप्शन 1 में आपको दिया हुआ है, तो 78 के लिए करेक्ट आंसर गोज टू फर्स्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 79 में एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं कोबाल्ट के, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल हैं। अरे भाई, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में जो स्टेरिक नंबर है वो 6 है। हम सब ने पढ़ा है कि स्टेरिक नंबर 6 का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। बट अगर आप देखोगे इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेंगी, डिफर करेंगी, बिल्कुल डिफर करेंगी। क्यों डिफर करेंगी?
आप जब NH3 को लेते हो तो NH3 तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये आपके पास कोबाल्ट +3 था, आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। हम सब ने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में क्या होता है? बैक पेयरिंग होती है। अब अगर बैक पेयरिंग करा दी तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d6। 3d6 में बैक पेयरिंग पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? आंसर है 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो ये जो स्पीसीज है वो क्या होगी? डायामैग्नेटिक होगी। वहीं पर आप दूसरा कॉम्प्लेक्स देखें फ्लोराइड के साथ, तो ये जो सेकंड फ्लोराइड के साथ आप ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 है, बट यहाँ पर है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? बैक पेयरिंग नहीं हो पाएगी। बैक पेयरिंग अगर ना हुई तो क्या होगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं होगी। बैक पेयरिंग नहीं होगी तो 3d6 को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्पीसीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आंसर क्या आएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। नाउ दिस इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ ऑल दी और 4 ऑप्शंस। सबसे पहले तो हमको अरेनियस की इक्वेशन को यहां पर लिखकर सारे वेरिएबल्स को एक बार रीड करते हैं, राइट? चलें रीड करते हैं क्या कहता है ये। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। ओरिएंटेशन एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि अरेनियस की एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम या ज्यादा होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी और से प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन्स, राइट? सेकंड, रेट कांस्टेंट इन 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये रहा 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ये रहे 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट के लिए हम यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट है, आर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो व्हाट वी नीड इज वी नीड 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स and 2 different rate constant at 2 different temperatures, right? So correct option हो जाएगा second. Clear? क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दिया हुआ है अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। C6H14 आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 0, क्योंकि अगर हम बात करें n नंबर ऑफ कार्बन के लिए तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कैन बी 2n+2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं C6 अगर आपको दिया हुआ है तो यहां पर आपको मिलता है C6H14, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 0, देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज नो रिंग इन दिस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? एल्केन हो जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज एल्केन, जो कि यहां पर कैलकुलेशन से क्लियर है, क्योंकि इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 0। अब यहां पर आगे आपको दिया है इट हैज 2 टर्शरी कार्बन एटम्स। टर्शरी कार्बन की अगर बात की जाए तो इट इज अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। इसका मतलब आप सोचिए, अगर मैं टर्शरी कार्बन की बात करूं तो इट शुड बी बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ये मेरे पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 टर्शरी कार्बन एटम प्रेजेंट है। आपको बोला जा रहा है 2 टर्शरी कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट, तो एक तो आपको मिल चुका है, एक और टर्शरी कार्बन रिक्वायर्ड है। तो इन 3 कार्बन में से किसी को भी आप एक टर्शरी कार्बन में कन्वर्ट कर दें, और उसके लिए क्या करना होगा? सपोज दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बन, इट इज ऑलरेडी बॉन्डेड विद 1 कार्बन, सो इफ 2 मोर कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद दिस कार्बन it will also convert into tertiary carbon. So अब आप कह सकते हैं कि this is the hydrocarbon alkane with the molecular formula C6H14 which is having 2 tertiary carbon atoms. इसका मतलब ये हमारे पास इस molecular formula के लिए
गिवन कंडीशन 2-3 डिग्री कार्बन आपको यहां पर मिल जाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपके पास मिलता है। और अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछा है, इसका आईयूपैक नेम आपको बताना है। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आईयूपैक नेम की अगर बात की जाए तो दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ कंपाउंड। आप देख सकते हैं इसमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट यहां पर प्रेजेंट है, ब्रांचेस सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हो जाएगा 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। इट इज 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Let's move on to the next question. Again, match the following का question है, and this is entirely based on hybridization, shape, geometry. इसका question है, which is very very easy. और in fact ये जो compounds, ये जो species यहाँ पर दे रखी है, ये भी इतनी common species हैं जो हम पूरे नीट की जर्नी में बहुत बार पढ़ लेते हैं कि बार बार इनका hybridization कि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हम इंडिविजुअली एग्जाम के टाइम पर निकालना ही नहीं होता, हमें सब कुछ याद हो चुका होता है। यस, तो यहाँ पर लिस्ट 1 में कंपाउंड गिवन है और लिस्ट 2 में उनकी शेप या ज्योमेट्री गिवन है। इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले अमोनिया है, तो अमोनिया में हमें पता है जो हाइब्रिडाइजेशन चलता है वो sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 में वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चलेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री sp3 की, एक लोन पेयर आने से जो शेप आ जाएगी मॉलिक्यूल की वो आ जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जो ए है वो मैच होगा 1 से। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप ऑप्शंस देखो, यही मैं बोलती हूँ कि मैच द कॉलम जो होता है, मैच द कॉलम में इट इज वेरी इजी के आंसर बहुत इजीली निकल जाता है। अगर आपने एक मैच भी कर दिया तो भी क्या हो जाता है, बहुत बार आंसर निकल जाता है। तो ए का जो मैच होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल से हो जाएगा। BrF5 में हाइब्रिडाइजेशन चलेगा sp3d विद 1 लोन पेयर। यहाँ पर ब्रोमीन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। sp3d में जब एक लोन पेयर आ जाता है sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। sp3d2 में एक लोन पेयर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो बी जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से। XeF4 8 और 4 12, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। लेकिन यहाँ पर जो जेनॉन है उस पर लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, लोन पेयर 2 प्रेजेंट है। और जब sp3d2 में 2 लोन पेयर होंगे तो अब जो शेप चलेगी वो चलेगी स्क्वायर प्लेनर। तो C जो है वो मैच हो जाएगा 2 से। लास्ट SF6, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या चलेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन चलेगा। और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर सल्फर पर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो A विल मैच विद 1, B will match with 4 स्क्वायर पिरामिडल, XeF4 मैच हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर से सेकंड से, और SF6 मैच हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल से। वेरी क्लियर कट आंसर अमंग द ऑप्शंस गिवन व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन एंड फ्रॉम द टॉपिक हेनरीज लॉ। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस A, B and C in water are 145, 2 into 10 to the power minus 5। ये 3 वैल्यूज हो गई अपनी किसकी, KH की। अब हम KH को सॉल्युबिलिटी से कैसे समझते हैं, ये 2 टर्म है और यहाँ पे शायद इसने सॉल्युबिलिटी का सीक्वेंस आपसे पूछा है। तो सॉल्युबिलिटी और KH के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम जो हेनरी की इक्वेशन लिखते हैं दैट इज P equal to KH into mole fraction। Now this mole fraction is nothing but solubility of the gas. This P is the pressure over the surface of the liquid। किसी लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर कितना होगा। अब हम मान के चलें कि A है, B है और C है, इन तीनों का प्रेशर कंसिडरिंग सेम, KH और मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक फिक्स्ड प्रेशर। इन दिस केस इट विल बिकम कांस्टेंट। सो जिसका KH ज्यादा होगा उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, कम। या ये बोले कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका KH कम होना चाहिए। सिंस KH एक कांस्टेंट है तो सेम प्रेशर पर जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, KH कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा। दूसरा, NCERT में साफ साफ एक टेबल दी हुई है जिसमें KH का डेटा विद देयर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। जिन जिन गैसेस का KH ज्यादा है उनकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो KH का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा KH किसका है, A का 145, फिर किसकी बारी, C की, और लास्ट में किसकी बारी, B की। तो ये किसका डेटा हुआ, KH का। अब सॉल्युबिलिटी इसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी B, देन C, एंड द लीस्ट सॉल्युबल गैस अमंग्स 3 आर A। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर बात की जाए बच्चों तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए तो H2 हाइड्रोजन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में और यहाँ पर +1 में चला गया, दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड में देखते हैं तो सेकंड हमारे पास एक आयनिक रिएक्शन है जिसमें बेरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना रहा है और NaCl दे रहा है। यहाँ पर बेरियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 और सेम यही हमारे पास प्रोडक्ट में भी जो आयंस प्रेजेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास सेम है। दैट मीन्स इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हमें यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है यही पूछा गया है, तो दैट मीन्स एक पॉसिबल आंसर हमारे पास 2 हो गया। थर्ड ऑप्शन के लिए देखते हैं, जिंक यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी आपके पास। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं KClO4, KClO3 हमारे पास दिया हुआ है और I2 के साथ रिएक्शन करता है। I2 यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर में अगर है आयोडीन, अब यहाँ पर देखिए आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया और +5 हमारे पास आ गया, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आंसर हमारे पास चाहिए नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि कौन सा होगा बेटा, सेकंड होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन की गई। द फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर। 3 हमारे पास पेंटेन दिए गए हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स में अलग अलग, और उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। पहली स्टेटमेंट तो ये कहती है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, कहता है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस। देखो बच्चों, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो दिक्कत क्या होती है कि वो स्फेरिकल शेप में चला जाता है मॉलिक्यूल, जिसके कारण कॉन्टैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे कम हो जाता है। वही चीज अगली स्टेटमेंट में दी गई, द मॉलिक्यूल अटेन अ स्फेरिकल शेप। मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में चला जाता है। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक। जब वहां फोर्सेस कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कम एनर्जी देकर ही उनकी इंटरेक्शन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट 1 है वो भी ट्रू है एंड द स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी ट्रू है। तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, सही होगी। अब हमें ढूंढना पड़ेगा आंसर। पहला आपके पास ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये आंसर हमारे पास नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यस बच्चों, यही है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन, ये अगेन किस में से आया है, अरीनियस में से आया है। अरीनियस शायद इस साल एनटीए वालों को बहुत पसंद आया है, इसीलिए उन्होंने अरीनियस से 3-3 क्वेश्चन सेम चैप्टर से सेम टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर की वैल्यू और log 4 की डायरेक्ट वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अरीनियस की इक्वेशन, log K2 over K1 is equal to EA over 2.303 R bracket 1 by T1 minus 1 by T2. This is our Arrhenius equation. अब यहाँ पे K2 और K1 की वैल्यू कैसे जज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस रेशियो में टेम्परेचर चेंज होता है केल्विन में, जिस रेशियो में टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, उस रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में, नॉट रेशियो बट उसी प्रपोर्शन में आपका रेट कांस्टेंट बदलना चाहिए। यानी कि टेम्परेचर बदलने से रेट बदलता है और जिस रेशियो में रेट बदलता है उस एग्जैक्ट रेशियो में रेट कांस्टेंट बदलता है। पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर बदलने से सेम प्रपोर्शन में आपका रेट कांस्टेंट चेंज होगा, जिस रेशियो में रेट कांस्टेंट बढ़ेगा उसी रेशियो में रेट बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स की बात कर रहा है, यानी कि R2 जो है वो अपने ओरिजिनल का
4 टाइम्स हो गया। एंड सेम गोज फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि यहां से K2 बाई K1 इक्वल टू 4। तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे log K2 बाई K1 बिकम्स log 4। EA की जगह पर हम EA रखेंगे 2.303। R की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द वैल्यू विच इज गिवन इनटू 1/T1। अब T1 यहाँ पे सेल्सियस में कितना है 27, ठीक है, ये आपका 27 में डिग्री सी में है। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में 273 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 300, ठीक। ऐसे ही T2 57 ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 330। यहां से EA का वैल्यू कितना होगा log 4 इंटू log 4 का वैल्यू दे रखा है 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330 होल अपॉन दोनों का डिफरेंस विच इज 30। अब ये जो डेटा आएगा ये आएगा जूल के अंदर। हमको ऑप्शन क्या दे रखा है किलो जूल, तो हम किलो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा 38.04 किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर? The next question is, consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium with concentration of N2O2 and NO। ये हमें दी हुई है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है हमारे पास। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इक्वेशन, हमें दिया हुआ है 2NO gives N2 plus O2 और हमें दिया हुआ है कि if 0.1 mole per liter of NO is taken in a closed vessel, what will be the degree of dissociation of NO at equilibrium। हमें ये पता लगाना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास Kc इक्वेशन के लिए Kc इज इक्वल टू आने वाला है N2 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO कंसंट्रेशन होल स्क्वायर, राइट। गिवन वैल्यूज कंसंट्रेशन हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम पर, रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देते हैं और रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करने पर हमें मिलता है 3 × 10⁻⁻3, 4.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.8 × 10⁻³ सॉल्व करने पर हमें Kc यहाँ से मिलता है बेटा 1.6। तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। फिर आगे हमें दिया हुआ है NO का कंसंट्रेशन 0.1 है, तो इक्वेशन आपके पास है बेटा 2NO गिव्स N2 plus O2, राइट। ये आपके पास इक्वेशन है। अब N2 plus O2 यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 पर हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 नील नील, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर हम लोग लिखेंगे 0.1 1 माइनस 2 अल्फा। याद रखिएगा 2 अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा इसके लिए 2 अल्फा। नेक्स्ट 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। Kc का वैल्यू हमें पता है, पहले हमने निकाल लिया है। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करके Kc लिख लेते हैं। तो Kc इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 1 माइनस 2 अल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है इसका 2 है, विच इज इक्वल टू Kc। और वो हमें कितना बताया हुआ है 1.6 हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। यहाँ से हम देखते हैं 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा होल स्क्वायर 1.6। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें यहाँ से मिलता है अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.26, राइट। अब यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करते हैं भाई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1.26 माइनस 2 इंटू 1.26 5.2.52 अल्फा, राइट। इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3.52 अल्फा विच इज इक्वल टू 1.26। सो अल्फा इज इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय 3.52। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.35 और हमें क्या चाहिए 2 अल्फा। हमारे पास याद रखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो 2 इंटू 0.35 कितना आया 0.7। अब 0.7 हम ऑप्शंस में चेक करते हैं,
0.7 हमें सेकंड ऑप्शन में मिलता है। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना बेटा? सेकंड ऑप्शन बना। ठीक है बच्चों। During the preparation of more salt solution, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2 plus ion? ध्यान रखो, जब मोर सॉल्ट सोल्यूशन को तैयार करते हैं, बेटा, तो Fe2 प्लस का हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, तो इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ना तो ये सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन कर सकता है ना रिडक्शन। इसलिए बेटा कौन सा आंसर होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देख लो। अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% ऑफ B, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ X। X का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। चलो भाई कर लेते हैं। तो A, B, C सबके एटॉमिक मासेस हमें नीचे दिए हुए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो 32% मतलब 32 ग्राम तो हमारे पास ये हो गया, और 20% मतलब 20 ग्राम हमारे पास ये हो गया। C की बात करें तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 52 माइनस हो गया 100 में से कितना आ गया? 48 ग्राम। ये कितना आ गया? 48 ग्राम। तो ये तो हो गया 64 से डिवाइड, यहाँ मोल्स का रेशो बना लिया 32/64, ये मोल्स का रेशो, यहाँ से मोल्स का रेशो बना लिया 32/64। बी की बात करें तो 20/40, 20/40, और लास्ट C की बात करें तो 48/32, 48/32। तो ये तो आ गया आपके पास 1/2, ये आ गया आपके पास 1/2, और ये आ गया अपने पास 3/2, 1/2, 1/2 और 3/2। अब इसको रेशो में ले लो आप, A रेशो B रेशो C, तो फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 रेशो 1/2 रेशो 3/2। अरे ठीक है क्या भाई? सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें? फ्रैक्शनल ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 रेशो 3। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है? A, B, C3, A, B और C3। क्लियर है बात? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इजी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन ना आए ऐसा होता ही नहीं है, चाहे एटम का पूछ ले, चाहे एक पर्टिकुलर आयन का पूछ ले, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप इसको डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन भी मान सकते हो, आप इसको पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन भी मान सकते हो। द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक। अब जब अपन डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, जब मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, तो 2 टर्म्स आते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को पहचानने की का तरीका क्या है? देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ये ऑब्वियसली किससे पता चलेगा? ये कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। तो आपके पास जो भी स्पीशीज गिवन है, आप जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसमें अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक माना जाता है। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं। और अगर उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसको क्या माना जाता है? डायामैग्नेटिक माना जाता है, विच इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा पेयर है जिसमें जो दोनों स्पीशीज हैं वो डायामैग्नेटिक हैं, मतलब दोनों स्पीशीज में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका आंसर आप तभी निकाल पाओगे जब आपको कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गैडोलिनियम की। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जब ये कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करते हैं। बिल्कुल मिड ऑफ द सीरीज, मिड ऑफ द लैंथेनाइड्स में आता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f7 5d1 6s2। ये इसका ग्राउंड स्टेट में एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर बना रखा है Gd3+। तो Gd3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इसमें आ जाएगा 4f7। जब आप 4f7 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे इस तरीके से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर ये पूरा क्या रहेगा? हाफ फिल्ड। 3 4 5 6 एंड 7 सारे कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो अगर आपने एक स्पीशीज भी चेक कर ली तो वो ऑप्शन
मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है। स्टिल मैं आपको EU3+ का कॉन्फ़िगरेशन भी बता देती हूँ। एक साथ लेंगे, EU3+ गिवन है और EU2+ गिवन है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यूरोपियम जो है गैडोलिनियम के बिल्कुल पहले वाला लैंथेनाइड है, तो अगर ये 64 है तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 63। तो अगर एटम की बात करें तो यूरोपियम 63, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4f7। इसके 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 5d 0 हो जाएगा और फिर आ जाएगा 6s2। तो यूरोपियम की दोनों स्पीशीज को देखें तो EU2+ हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6s के, तो हो जाएगा 4f7। 4f7 आते ही गैडोलिनियम की तरह ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर हम EU3+ की बात करें तो EU3+ में कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आ जाएगा 4f6। जब आप 4f6 ड्रॉ करोगे आपके पास 7 ऑर्बिटल हैं F में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सारे कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिसकी वजह से स्पीशीज कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी कैंसिल आउट हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब अपन ऑप्शन 2 और 3 को एक बार देख लेते हैं। प्रोमेथियम की बात हो रही है, PM, प्रोमेथियम और समारियम की बात हो रही है। प्रोमेथियम अगर आप देखो, अगर आपको सीरीज याद है तो क्या बोलते हैं, सीने पर, है ना, नदियां प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई, इस तरीके से अपन ट्रिक लर्न करते हैं। और समारियम, जो प्रोमेथियम और समारियम दोनों किस में आ जाएंगे, एक्टिनाइड में आ जाएंगे। एक्टिनाइड में जब आप चलते हो तो तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां सिमटा, है ना, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की, इस तरीके से एक्टिनाइड लर्न करते हैं। और लैंथेनाइड की बात करें तो आपका ये आ जाएगा सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो प्रेम में आ जाएगा, दोनों लैंथेनाइड्स है, प्रेम में आ जाएगा सीने पर नदियां प्रेम। 58, 59, 60, 61, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो ये हो गया 61 और ये हो गया 62। अगर आपने ट्रिक बहुत अच्छे से लर्न करी हुई है लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो प्रोमेथियम जो है वो आ गया एटॉमिक नंबर 61 और यहाँ पर 3+ बना रखा है। पहले इसका ग्राउंड स्टेट में लिख लेते हैं। जब अपन सीरियम की बात करते हैं तो अपन उसमें डालते हैं 4f1, सीने पर PR, प्रासियोडाइमियम की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा 4f3। 2 को अपन छोड़ देते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो। सीने पर नदियां, नियोडाइमियम, पहले भी पूछा जा चुका है नियोडाइमियम आ जाएगा 4f4 और प्रोमेथियम आ जाएगा 4f5। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई हो गया 4f5। इसके 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और साथ में आ जाएगा 6s2। अब यहाँ पर बना रखा है PM3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, 6s में से। 1 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपना 4f में से, ठीक है। तो यहाँ पर PM3+ यदि लिखें तो कितना आ जाएगा, 4f4। जब आप ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करोगे तो इसके चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो इनफैक्ट जो ऑप्शन 2 है वो भी इसको सॉल्व करते ही अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप समारियम की बात करोगे तो इसके तुरंत बाद जो लैंथेनाइड आ रहा है वो समारियम SM आ रहा है। SM का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 62। तो आप ये देखो 61, 62, 63, 64 लाइन से एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो 62 समारियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4f6। 5d में इसके भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 6s2। जब आप 3+ बनाओगे, समारियम 3+ बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 6s में से जाएंगे और 4f में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर भी 4f5 आएगा। पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे और ये स्पीशीज भी कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। अब एक बार बात कर लेते हैं Ce4+ और Yb2+ की। ये दोनों भी लैंथेनाइड्स हैं, तो इसमें पूरी ही सीरीज में क्या दिए हुए हैं, लैंथेनाइड्स की सीरीज है, ऊपर लिखा भी हुआ है। Ce4+ सबसे पहला लैंथेनाइड है, 58 एटॉमिक नंबर वाला। और इसका जो सीरियम की जो ग्राउंड स्टेट में 58 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसमें जेनॉन का, सब में जेनॉन का कोड चल रहा है, मैंने कोर की बात नहीं करी, मैंने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4f1, इसके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5d1 और साथ में आ जाएगा 6s2। यहाँ पर बना रखा है सीरियम 4+। मैं दोनों की बात कर लेती हूँ, 3+ और 4+ दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर 3+ आप बनाते हो, सीरियम 3+ आप बनाते हो तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा 4f1, ये आ गया आपका पैरामैग्नेटिक। और अगर आप सीरियम 4+ की बात करते हो तो ये सारे के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 4f0 आ जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जेनॉन का कोर, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और ये क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो सीरियम 4+ विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक। अब एक बार जो लास्ट बचता है यटरबियम, उसको 2+ को चेक कर लेते हैं। ये आ गया
जो लास्ट बट वन लैंथेनाइड है, यानी ल्यूटेशियम के पहले वाला, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना 70। YB का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 70 हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4F14। इसके 5D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता और 6s2। यहाँ पर क्या बता रखा है YB2+। तो YB2+ जब आप बनाओगे तो आप 6s के इलेक्ट्रॉन निकालोगे और क्या बच जाएगा 4F14 बच जाएगा, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे पेयर्ड। F में 7 ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर जो 7 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 6s और 5d तो वैसे ही खाली हो चुका है, तो यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ये भी कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो जितनी भी लैंथेनाइड आयंस यहाँ पर गिवन है सब में जो डायमैग्नेटिक पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है Ce4+ और YB2+, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हो, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट गाइस? Okay, now the question number 91 कहता है मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें A और B को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास पहला जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसको PBr3 से क्या किया गया बच्चों, रिएक्ट करवाया गया। अरे बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया, यहाँ है CH3, यहाँ लगाया था OH। जैसे ही हम लोग बच्चों इसको PBr3, आपको याद होगा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, PX3 वहाँ डाला गया था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, CH3 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन OH की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, Br आ जाएगा। यस और नो बेटा? बहुत बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने डाला एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ E2 एलिमिनेशन फॉलो होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, क्लास में बताया था बच्चों। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, बट आपको पता है एल्कीन कौन सी फेवर करती है बच्चों, सेट से फेवर करेगी। यस और नो? जिसके कारण हमारे पास ये जो OH नेगेटिव आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, इधर, और ये कहाँ जाएगा, इधर, और Br बाहर हो जाएगा। और हमारे पास बेटा कैसा प्रोडक्ट बन के आएगा कि यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो बताओ बच्चों A और B क्या है? A हमारे पास है जब वहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, यहाँ तो पहली ऑप्शन तो नहीं हो सकती, सेकेंड ऑप्शन में भी ऑर्थो पे लगा दिया, साथ वाली पोजीशन पे लगा दिया, वो भी आंसर सही नहीं है। इधर देखो बच्चों, जहाँ पर हमने OH लगाया था उसकी जगह पर सबसे पहले ब्रोमिनेशन हुई है, तो यहाँ उन्होंने वही काम किया है और साथ में एलिमिनेशन करके हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा। क्या समझ आया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप वैल्यू ऑफ 25.73 लीटर बार पर मोल। किस टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट किया गया है स्लोप के लिए वो करेक्ट बैठेगा? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी किसका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, पाई इक्वल टू CRT। अब पाई बाई C, ठीक है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C आपका कंसंट्रेशन, इसके बीच का जो रेशियो है y बाई एक्स क्या होता है, स्लोप। तो y पे अपन ने क्या लिया है पाई, x पे क्या लिया है C, y बाई एक्स इज स्लोप, और वो स्लोप किसके बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, पाई बाई C किसके बराबर होगा, RT। तो हमको RT की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25.73, ठीक है। यहां से T निकालना है आपको, 25.73 अपॉन R की वैल्यू दे रखी है हमें 0.083, ठीक है। ये वैल्यू आएगी केल्विन में, विच इज 310 केल्विन। अब क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, तो हमको ऑप्शन में सेल्सियस दिया हुआ है, हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। आंसर यहाँ पर केल्विन में है, सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 310 माइनस 273, सो आंसर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 93, बेसिक रेडिकल दे रखे हैं और आपको इन बेसिक रेडिकल का सीक्वेंस बताना है।
तो बेटा ऑप्शन ए में जो आपको Al+3 दे रखा है, आपको याद होगा एक शॉर्टकट बताया था, फेक कर आलू, आयरन+3, क्रोमियम+3 और एल्यूमिनियम+3, फेक कर आलू। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल हैं, तो ए तो थर्ड ग्रुप में आ जाएगा। बी कॉपर, तो आपको अगर कुछ याद आ रहा हो कॉपर +2 के लिए, तो हमने कुछ ऐसे याद किया था, होगी कुछ कदर प्रभु बीमार की, है ना, ये होगी कुछ कदर प्रभु बीमार की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर +2 है, ये सारे कैटायन हमने कौन से ग्रुप में रखे थे? हमने सेकंड ग्रुप में रखे थे, और सेकंड में भी स्पेसिफिकली सेकंड ए ग्रुप में रखे थे। ध्यान दें, ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड ए ग्रुप नहीं है, ये बेसिक रेडिकल का सेकंड ग्रुप है, हमने लिखा है उसको। तो ए तो कौन से ग्रुप को मैच कर रहा है? थर्ड ग्रुप को। बी कौन से ग्रुप को मैच कर रहा है? सेकंड ग्रुप को। अब जरा सी की बात कर लें। सी में बेरियम +2 दे रखा है, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था बाटा सू कंपनी, बाटा सू कंपनी या भारत सरकार। ये कौन से ग्रुप के हैं? ये सारे के सारे रेडिकल ग्रुप के हैं। तो ये कौन से ग्रुप में आ गया? फिफ्थ ग्रुप में आ गया, सी आएगा फिफ्थ ग्रुप में। इसके बाद डी देख लिया जाए तो बेटा ये जो डी है कोबाल्ट +2, अगर आपको याद हो तो ये भी हमने याद किए थे, मन को जाना नहीं, ये एक शॉर्टकट हमने याद किया था, मन को जाना नहीं। ये कौन सा ग्रुप था? ये ग्रुप था फोर्थ। तो डी किसे बिलोंग करेगा? ये फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करेगा। अब रह गया ई, तो आपको अच्छी तरह से याद है कि मैग्नीशियम +2 अकेला कैटायन है, और ये कैटायन कौन से ग्रुप में रखा है? सिक्स्थ ग्रुप में। आपको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मिनिमम ग्रुप नंबर किसका है? कॉपर का, कॉपर यानी बी, तो बी से बात शुरू होगी। सेकंड ग्रुप के बाद आएगा थर्ड ग्रुप यानी ए, तो बी के बाद ए आएगा। थर्ड ग्रुप के बाद आएगा फोर्थ ग्रुप यानी डी, तो बी ए के बाद डी आएगा। फोर्थ ग्रुप के बाद आएगा कौन सा? फिफ्थ ग्रुप, बाटा सू कंपनी, सी, और उसके बाद आएगा ई, सिक्स्थ ग्रुप। तो इसका आंसर थर्ड आने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज 94। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। दो रिएक्शन दी गई और बोला गया हमें प्रोडक्ट बताइए। एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था। देखो बच्चों, ROH अल्कोहल है, PCl3 से उसको ट्रीट करते हैं, बट आपको याद होगा हमने डायरेक्ट बोला था कि बच्चों इसमें मेन प्रोडक्ट तो सबको याद रहता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट का ध्यान रखना, क्लास में जरूर बोला गया था ये चीज़। और अब देखो बच्चों, RCl तो बन ही रहा है जो एग्जामिनर ने दिया था, लेकिन उसने साइड प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा और हमने डायरेक्ट बताया था क्या बनता है बच्चों, H3PO3 हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। लेकिन वहीं मैं यूज करूं PCl5, अगेन ROH है, साथ में डाल दिया PCl5, हमें पता है RCl बनता है, साथ में HCl बाहर आता है, लेकिन आपके पास साइड प्रोडक्ट जिसका स्पेशली ध्यान रखना था वो कौन था बेटा? POCl3। तो बच्चों इन्हीं के बारे में तो पूछा गया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले में लिख दिया H3PO4, बट बनता है H3PO3 बनता है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। H3PO3 और साथ में POCl3, यस बच्चों, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 95 फॉर द गिवन रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन दी गई, उसमें डाला गया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ क्या आएगा? एल्डिहाइडिक फॉर्म्स। बट आपको एक चीज का पता होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण रिएक्शन एल्डिहाइड की बजाय कहाँ रिएक्शन रुकती है? एसिड पे रुकती है। दैट मीन्स जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आएंगे वो कुछ यहाँ पर OH डबल बॉन्ड O एसिड फॉर्म होगी बेटा यहाँ पर। ऐसा कौन सी ऑप्शन है बच्चों? यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, जिसमें एसिड की फॉर्मेशन की गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर बच्चों? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वर्क का थर्मोडायनामिक्स से आइसोथर्मल वर्क का जो क्वेश्चन है ये उस पर उसका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्वेश्चन हमको दे रखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बच्चों आप लोग जानते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर्मूला क्या लगेगा, W इक्वल टू होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या आप ये भी लिख सकते हैं log P1 अपॉन P2। ये लीजिए P1 अपॉन P2 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है अगर एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता है, आप जानते होंगे अगर एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का वर्क होता है नेगेटिव। एक्सपेंशन का वर्क क्या है, नेगेटिव। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते तो देखो दिख रहा है कि आपको नेगेटिव तो एक में ही है ना, इसका मतलब आंसर तो बिना सॉल्यूशन के आ गया ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले में रखने से कैसे आएगा सर, तो बता देता हूं आंसर। देखो बिना सोल्व करे मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर 4th आने वाला है। आंसर किस में देंगे, कैलोरी में। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ये लीजिए -2.303 n मोल की बात करें 1 मोल दे रखा है, ये 1 मोल दे रखा है। R की वैल्यू रखें, आंसर कैलोरी में दे रखा है, R इक्वल टू कितना आएगा 2। T टेम्परेचर 25 डिग्री, इसको हमने ले लिया है 298 केल्विन और log V2 अपॉन P1 अपॉन P2। लोग P1 हमको दे रखा है 20 और ये दे रखा है आपको 10। ये लीजिए आंसर हमारा कैलोरी में आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -413.14 कैलोरी। ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और देखा बिना अगर लॉजिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो बिना सोल्व करे ही आपको आंसर का पता लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें ABC में फॉर्म में दिया गया है, C के बारे में पूछा है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या दिया गया बच्चों, प्रोपाइल आयोडाइड दिया गया। स्टार्टिंग में स्टेप में डाला Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव। आपको पता है Cn सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यहां से ये इधर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर हो जाएगा और हमारे पास A क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, Cn आ जाएगा। इतना क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या डाला बेटा, OH और साथ में लिखा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास बेटा जी, जैसे हम यहां पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो बच्चों जैसे ही पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये साइन आपके पास नाइट्राइल को किस में बदल देता है बेटा जी, यस अमाइड में कन्वर्ट करता है। क्लास में करवाई हुई क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट बनाया था हम लोगों ने। अमाइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उन्होंने अगले स्टेप में डाल दिया NaOH और साथ में Br2। ये कौन सी रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है हमारे पास होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। याद होगा बच्चों आप लोगों को, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अरे आपको डायरेक्ट बताया था, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स बनकर आते हैं। क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, एक कार्बन की कमी हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और सीधा NH2। क्या नाम होता है बच्चों इसका, प्रोपाइलामाइन। क्या होता है बेटा, प्रोपाइलामाइन होता है। ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें प्रोपाइलामाइन लिखा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछा है, करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप डायपोल मोमेंट देखें बेटा तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, क्या हमने इस बारे में क्लास में बात की थी कि NF3 में जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा, जो बॉन्ड पेयर हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। ये तो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट कम आता है। वहीं पर जब आप NH3 लेते हो तो NH3 में क्या है, लोन पेयर भी ऊपर जाएगा, बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट भी ऊपर जाएगा। अब ये दोनों ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है किससे, NF3 से। कैनोनिकल फॉर्म की अगर बात करें कार्बोनेट की, तो बेटा कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन है तो 3 आप कैनोनिकल फॉर्म भी बनाओगे। कैसे, माइनस सिंगल डबल
माइनस सिंगल डबल, इस तरह से करके आप बना दोगे। ध्यान से सुनना, एक तो कैनोनिकल फॉर्म ये है आपके सामने, एक कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगी, फिर एक कैनोनिकल फॉर्म ये बनेगी। टोटल कैनोनिकल फॉर्म कितनी आ जाएंगी? तो एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, फिर एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, एक बार डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा। टोटल कैनोनिकल फॉर्म कितनी बनेगी? 3 बनेगी। अच्छा, रेजोनेंस के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेगी, ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? ओजोन के लिए, सॉरी, ओजोन का स्ट्रक्चर ये है। अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक तो रेजोनेटिंग फॉर्म ये है और इसकी एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी और वो रेजोनेटिंग फॉर्म ये होगी। टोटल कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी ओजोन की? 2 बनेगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, BF3 का नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है, गलत है। हमने पढ़ रखा है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, स्टेरिक नंबर 3 हो और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर बने और सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे हो, एट दैट केस डायपोल मोमेंट हमें 0 मिलता है। BF3 का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं है, ये डायपोल मोमेंट 0 है। BF3 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पहला स्टेटमेंट, NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NH3 से, गलत है। कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, बिल्कुल सही बात है। ओजोन की भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, गलत है। ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी 2 और BF3 का डायपोल मोमेंट 0 आएगा, गलत बात है। सॉरी, नॉन जीरो आएगा, ये गलत है, 0 आएगा BF3 का डायपोल मोमेंट। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया और ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए जी, क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और फेराडे पर बेस्ड क्वेश्चन है। फेराडे लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग करंट ऑफ दिस वन थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड। क्वेश्चन में क्या दे रखा? हमको करंट दे रखा है, चलो जी, हमको इसने टाइम दे दिया और आपसे पूछा जा रहा कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ W इक्वल टू होता है ना ZIT, या लिखा हमने इसको E अपॉन 96,500 I इंटू T। ये लीजिए, E इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? 63 दे रखा है और कॉपर सल्फेट में कॉपर का वैलेंसी 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो इक्विवेलेंट वेट हो गया I। करंट हमको दे रखा है 9.6487, ये करंट हो गया और टाइम हमको दे रखा है ये 100 टाइम दे दिया और इसको डिवाइड कर रखा है 96,500 से। ये आंसर ग्राम में आने वाला है। बच्चों अगर हम इस डेसिमल को हटाए ना, ये लीजिए, इस डेसिमल को हटाए तो ये लीजिए, हमने ये कितना 0 आ गया? 1 2 3 4 4 0 आ गया। आप देख सकते हैं 96,000 ये अप्रोक्स सेम है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है। 00 से हमने 00 को कैंसिल कर दिया है। 00 से हमने देखिए 00 से हमने 00 को कैंसिल कर दिया है। ये लीजिए 00 से 00 कैंसिल हो गया। 63/2 करें, 63/2 करें तो ये बनेगा आपका 31.5 अपॉन 100 किया, आंसर आता है 0.315। अब आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में भी कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। सही बात है। क्या होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? ऐसे जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हेक्साएमीन कॉम्प्लेक्स में ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड में इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही होंगे। इसका आंसर आएगा थर्ड।